हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नील सक्करवाल, गवर्नमेंट लेक्चर बांसवाड़ा और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ फिजिक्स क्लासेस में। आज डे 3 है और हम फर्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू कर चुके हैं पिछले 2 दिनों में, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है या सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सिलेबस उसके अंदर लग रहे हैं, वो और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। चैप्टर की जो नंबरिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि राजस्थान बोर्ड ने चैप्टर को छोटे छोटे करके 3 पार्ट में कर दिया और उन 3 पार्ट को एनसीईआरटी ने एक पार्ट में यानी चैप्टर फर्स्ट में दे रखे हैं। बाकी मैं साथ साथ आपको बता दूंगा, इसलिए चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरबीसी हो, दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए कोई भी किसी में भी ये कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है कि केवल आरबीसी का ही सिलेबस हम कर पाएंगे। तो आगे हम इसमें कल हमने कूलाम के नियम के बारे में इसकी जो बेसिक बातें थी मैंने आपको बताया था, ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल जो हमने परसों जो हमने पढ़ा था 2 दिनों में, उनसे संबंधित कूलाम के नियम से संबंधित परावैद्युतांक से संबंधित न्यूमेरिकल पोर्शन हम आगे सोल्व करेंगे। एक बात और, मैं आपसे सभी जो 12वीं के जो स्टूडेंट है काफी जुड़ चुके हैं इस क्लास से मेरे साथ, लगभग 150 से ज्यादा 200 के आसपास से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इसमें। तो मैं आपको एक बात जरूर खासकर कक्षा 12 में जो इस बार आए हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो दौर चल रहा है अपने साथ, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है जिससे कोरोना महामारी से, ये दौर चला जाएगा और वापिस पहले जैसी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी। जीवन के जो उतार चढ़ाव है वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये जो 12वीं क्लास है वो जीवन में एक ही बार आती है। तो आपका जो ये साल है वो आपको दोबारा लौट कर नहीं आएगा और उतार चढ़ाव बहुत आ जाएंगे, लेकिन ये 12वीं क्लास का जो ये साल जो आप पढ़ोगे पूरा साल, ये दोबारा आने वाला नहीं है जीवन में। इसलिए इसको ये भी नहीं है कि पूरा दिन आप किताबों में लगे रहें, चिपके रहें, एंजॉय करें, एंजॉय के साथ पढ़ें और मेहनत करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आगे लाइफ में जब जिस भी डिप्लोमा में, जिस भी प्रोफेशनल में आप जाओगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, इसके अंदर सोल्व करते हैं। उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ जो हमने पढ़ा था। हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि K Q1 Q2 अपॉन R², बस। उसके बाद हमने सदिश रूप पढ़ा और कई बातें पढ़ी, तो उनका ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन में। केवल ये बात पता होनी चाहिए कि परिमाण का सूत्र जो है वो ये होता है, K का मतलब यहाँ क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। बीमा निकालने के तरीके जो है 11th क्लास की क्लासेस में मैंने बता दी है, जो यूट्यूब पर पहले से उपलब्ध है, आप उनमें जाके जो बीमा है यूनिट एंड डायमेंशन का एक टॉपिक आपको मिल जाएगा लिखा हुआ उसके अंदर, उसमें आपको मिल जाएगी, शायद क्लास फर्स्ट 11th लिखा हुआ उसके अंदर, क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड के अंदर ही होगी वो। तो उसमें आप थोड़ा सोल्व करना सीख भी लें, क्योंकि हर टॉपिक में 12th में भी बीमाएं सोल्व करनी है। भी क्या हम उनका चर्चा नहीं करेंगे, वो 11th का टॉपिक है, लेकिन आप ये सोल्व कर लोगे तो एग्जाम में हो सकता है बाई चांस 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। अब देखो इसके अंदर के यहाँ बल नियतांक है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी परावैद्युतांक की। परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से या उसको भी के से लिखा था, दोनों तरीके से उसको डिफाइन किया था, एफ नॉट अपॉन एफ एम। जीरो माध्यम में यानी निर्वात में आवेशों के मध्य बल और किसी अन्य माध्यम में आवेशों की, उन्हीं आवेशों के मध्य बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, और उसे एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0। इसलिए मैंने आपको बताया भी था उस समय कि आप ये ध्यान रखें कि जब माध्यम के बल के रूप में डिफाइन कर रहे हैं तो F0 अपॉन FM आएगा। जब हम इसे माध्यम के रूप में, जब सॉलिड निर्वात की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता के रूप में डिफाइन कर रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा। इसको कैसे आता है ये हमने कल सिद्ध कर लिया था। अब इसमें कुछ बातें हैं जो कॉमनली पूछ ली जाती हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि परावैद्युतांक जो है वो माध्यम पे डिपेंड करता है, नियतांक है ये। क्योंकि नियतांक क्यों है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, अगर कहीं परावैद्युतांक मात्रक तो कोई मात्रक नहीं होता है। अब बात करते हैं इसमें परावैद्युतांक का मान, तो ध्यान रखना वायु के लिए, निर्वात के लिए और ऑक्सीजन के लिए, ये आप ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पोर्शन में ये बात दे देते हैं कि निर्वात के लिए इसको संबंधित इस
क्वेश्चन बढ़ा देते हैं तो आपको ये दिया नहीं जाता है कि उसके लिए पराविद्युतांक कितना है। क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे, फिर बात करेंगे उसमें। ऑक्सीजन के लिए पराविद्युतांक, इनको आप नोट्स बना ले साथ साथ, तो आपको बाद में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। पराविद्युतांक का जो मान है वो 1 होता है। इसके लिए निर्वात के लिए 1 होता है, वाई के लिए 1.0005 होता है। तो पॉइंट के बाद 3 जीरोस आ जाती हैं, तो वो दैट कैन बी नेग्लिजिबल, हम उसको छोड़ सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इन तीनों के लिए जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो हम उसमें 1 ही यूज करेंगे। दूसरी बात, एक चालक के लिए पूछ लेते हैं, ये बात ये आ चुकी है एक बार। चालक के लिए, चालक का मतलब धातु भी कह देते हैं क्वेश्चन में, इसमें धातु भी कह देते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में तांबा भी लिख देते हैं, क्योंकि तांबा भी एक चालक है। तो इसके लिए पराविद्युतांक का जो मान है वो अनंत होता है, ये बात आप ध्यान रखना। डायरेक्ट ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज इट इज। और उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल दिया जा सकता है जल के लिए भी, तो जल के लिए इसका मान 80 होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में जब इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा पराविद्युतांक के संबंधित, तो ये बातें आपको एग्जाम में, बोर्ड में, किसी भी एग्जाम में दी नहीं जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप इनको ध्यान रखें, याद रखें। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन अपने ये बोर्ड एग्जाम की बुक्स के अनुसार सोल्व भी कर लेंगे, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। जैसे शुरुआत से ले लेते हैं, हमें बुक के अनुसार ही बात करते हैं अपने, ताकि एग्जाम की दृष्टि से जो तैयारी है वो ज्यादा अच्छी हो सके। इसके अंदर देखो, सबसे पहले 1.1 पे आते हैं, एग्जांपल 1.1 पे। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने पे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है Q बराबर Ne से। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको सोल्व नहीं करेंगे, हमने कल कर लिया था इसको सोल्व। वैसे बता देता हूँ क्या पूछा है। 1 कूलम आवेश को धनावेशित करने के लिए गोले को, कोई गोला है उसको 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है। धनावेशित कब होता है? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ से क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वैसे क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दे रखी है कि कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, नहीं भी दे रखे हो तो अपने को पता होना चाहिए धनावेश तभी आएगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब क्या आएगा, धनावेश आएगा। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां ऋणावेश आएगा। तो अब आपको 1 कूलम दे दिया तो Q का मान दे दिया, N का मान निकालना है तो N इक्वल टू Q बाय E हो जाएगा। इससे सोल्व कर लेंगे। E एक फंडामेंटल चार्ज है, वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज 1.6 into 10⁻19 कूलम। ये बात हम लिख चुके हैं। तो जो बातें आप लिख चुके हो पिछली क्लासेस में उनको रिवाइज जरूर कर ले भी, साथ साथ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे ये चीजें, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इनके अंदर। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल नंबर 1.1 और 1.2, आप इनको सोल्व कर लें, जिनसे संबंधित हमने 2 क्वेश्चन कल सोल्व कर लिए थे। ये बात ध्यान रखना भी, मैं लिख देता हूँ यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1.1 और 1.2, इसको आप सोल्व कर लें भी, अपने नोट्स में लिख लें ये बातें। अब बात करते हैं आगे से संबंधित, पराविद्युतांक से संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं, जो बुक का ही क्वेश्चन है, वो मैं यूज कर रहा हूं। कि दे रखा है निर्वात में, लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। निर्वात में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लैंग्वेज काफी दे रखी है इसके अंदर। निर्वात में 2 रखे बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1.6 है भी, बुक का एग्जांपल नंबर 1.6। अगर बुक्स नहीं है तो आप बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका लिंक मैं चैनल पे डाल दूंगा। दे रखा है निर्वात में 2 आवेश हैं, निर्वात में 2 आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, ये दे रखा है। अब दे रखा है 1 mm मोटाई, यदि 1 mm का मतलब मिलीमीटर मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक, क्योंकि पराविद्युतांक मात्रहीन राशि मात्रक नहीं होते हैं, 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए
बल का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन में पहला चैप्टर चल रहा है इसलिए आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का तरीका जरूर सीख लें, तो आगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। केवल एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित हमें फॉर्मूला याद रहे, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे और उसका डेरिवेशन करोगे, सिद्ध करेंगे हम और 2-4 न्यूमेरिकल करके देख लेंगे तो वो भी हमें पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो इसमें दे रखा है 2 आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, तो F का मान निर्वात में, F का मान निर्वात में, तो F0 का मान दे रखा है 18 न्यूटन। 1 mm मोटाई की पट्टियां, कोई माध्यम कांच की पट्टियां, कोई ग्लास स्लैब रख देते हैं अभी, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो भी इनको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अपने लैंग्वेज उसका थोड़ा बहुत हम उसको हेडिंग में लिख लेते हैं, तो बाकी ज्यादा सारी कैलकुलेशन रहती है, ठीक है, तो उसका थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर, जैसे इसको लिखा है निर्वात में 2 आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, देन फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन द वैक्यूम इज 18 न्यूटन, और क्या दे रखे हैं, the width of glass slab is 1 mm and dielectric constant is 6, then find the value of force between the charges। बस ये आपको दे दिया कि कोई जो ग्लास स्लैब प्लेस कर दे, अपने रख दे बीच में कहीं पर भी माध्यम में 2 आवेशों के बीच में, तो फिर उसमें बल कितना लगेगा। तो इनमें कोई ज्यादा इतनी समस्या वाली बातें होती नहीं है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो मीडियम की अगर हम सीखना चाहते हैं तो मीडियम कहीं पर भी आड़े नहीं आता है, और सिलेबस जो है वो सभी में लगभग क्या 100% सेम है, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। अब देखो पराविद्युतांक क्या होता है, K होता है, ये एप्सिलॉन r लिखते हैं, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, डिस्टेंस इसकी मोटाई दे रखी है 1 mm। अब आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पूछा गया है, माध्यम रख दिया तो FM पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अब आप ये देखो ये सारी बातें किसमें आती है, एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसमें हम यूज करेंगे, तो अपने पास K इज इक्वल टू क्या आ गया, F0 बटे FM। अब अपने को सोल्व क्या करना है, F0 दे रखा है, K दे रखा है, FM सोल्व करना है। अब कोई कहता है भाई इसका क्या करना है, तो इसका कोई यूज नहीं है, माध्यम की मोटाई पर इसका पराविद्युतांक के मान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए ये वैल्यू कोई काम नहीं आएगी। कुछ ऐसी वैल्यूज भी क्वेश्चन में दे दी जाती है जिनका कोई यूज नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जितना दे रखा सबका यूज करना है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। तो अपने यहाँ से FM की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो FM इज इक्वल टू आ गया F0 अपॉन K, और वैल्यू पुट कर दें, F0 की वैल्यू 18 न्यूटन और इसकी K की वैल्यू 6, तो ये आ गया 3। अब देखो क्या निकाल रहे हैं, FM force for a medium for a glass slab between the charges, then value of FM will be 3 Newton। This is the final answer। ये फाइनल आंसर आ गया। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो अपने वो डिस्कस कर लेते हैं पहले आगे क्वेश्चन करने से पहले, कि जो वैल्यूज रखी जाती है वो हमेशा एम केस में रखी जाती है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ अपने को नौबत नहीं आई, जैसे मान लो कहीं पर अगर इसकी नौबत आए mm दे रखा है मिलीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। जो चीजें आपको नहीं पता है उनको साथ साथ आप अलग से नोट भी कर लें, नोट डाल के लिख लें, ऊपर कहीं पर भी अलग साइड में लिखना चाहें जैसे भी लिख लें। जैसे आवेशों की बात करें तो आवेश नॉर्मली मात्रक कूलाम होता है, लेकिन एग्जाम में ये मात्रक कूलाम के रूप में नहीं दिया जाता है। एग्जाम के अंदर एग्जाम में ये जो वैल्यू है वो माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम इस फॉर्म में दे दी जाती है। तो आप नोट डाल के एक दो बातें ये लिख लें इसके अंदर। सबसे पहली बात तो अगर आपको ये दे रखा है 1 मिली कूलाम, मिली कूलाम को 1 mc लिख देते हैं, इसका मतलब होता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। तो अगर आपको क्वेश्चन में मिली कूलाम दे दिया, 5 मिली कूलाम आवेश किसी गोले पर उपस्थित है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां, तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्या करना है, मिली कूलाम को पहले कूलाम में बदलना है, तो 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करते हैं। उसके बाद आते हैं फिर 1 माइक्रो कूलाम, इसको लिखते हैं म्यू सी से, और पूरा नहीं लिखते हैं भी इसमें, सीधा ये सिंबल भी आपको ध्यान रखने, एम का मतलब यहाँ मिली है, म्यू का मतलब माइक्रो है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। फिर आता है 1 नैनो कूलाम, यह आता है 1 एनसी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलाम। फिर आता है पिको कूलाम,
ये आएगा 1×10⁻12 कूलम। तो ये बात है, आप इनको ध्यान रखें। ये बात मीटर में भी लागू हो जाती है। अगर आपको मिलीमीटर दे रखे हैं तो -3 मीटर हो जाएगा, माइक्रोमीटर -6 मीटर, नैनोमीटर -9 मीटर, पिकोमीटर -12 मीटर, फर्मी भी आ जाता है। एक मॉडर्न फिजिक्स में एक पार्ट आएगा, उसके अंदर फर्मी का भी यूज करेंगे हम। नाभिक के बारे में, नाभिक की जो आकृति है उसके बारे में क्वेश्चन आता है फर्मी के रूप में। तो फर्मी का मतलब होता है 10⁻−15 मीटर। और डिस्टेंस की बात आती है तो मॉडर्न फिजिक्स में एक बात और यूज करेंगे, एंगस्ट्रॉम के बारे में। यहाँ भी यूज हो सकती है भाई साहब। दूरी की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसे, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, ये बात ध्यान रखना, बाकी इसी में अप्लाई होगी। कैपेसिटर पढ़ेंगे हम आगे सेकेंड यूनिट के इसके अंदर, तो संधारित्र, तो उसके अंदर उसका जो मात्रक वो फेरेड होता है। तो ये बातें फेरेड में भी अप्लाई हो जाती हैं। तो कॉमन बातें हैं, 3-4 जगह काम कर यूज लेंगे हम इसमें। डिस्टेंस में नॉर्मली लेते ही हैं। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम किसके लिए, आवेशों के लिए कर रहे हैं। अब इसमें आगे हम इसको सोल्व करते हैं। कुछ और है, कोई ऐसी बातें आएंगी बीच में को ध्यान रहेंगे तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये कूलाम के नियम से या आ ही जाएगा, इसलिए नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब, ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर चैप्टर में, हर टॉपिक में अप्लाई हो सकता है और होगा ही। तो अभी आप सीखेंगे तो इसका मतलब ये है, इस तरह के हर टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी हमारे पास टॉपिक है उससे संबंधित लैंग्वेज बनाकर और उसमें कुछ परिवर्तन के लिए दे दिया जाता है कि इसमें ये परिवर्तन किया जाता है, तो फिर रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह का। अभी समझ में नहीं आ रही होगी ये बात, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगी। क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले, फिर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर यूं कहते हैं आपके पास दो आवेशों के मध्य, आप इनको साथ साथ सुनकर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रफ में लिख दें, बाद में आप इसको नोट्स बना लें, या फिर आप इसको YouTube पे चलाते समय आप इसका स्क्रीन शॉट जो है वो भी आप लेकर फिर बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो दो आवेशों के मध्य बल मान लेते हैं 6 न्यूटन है, या इसे कहते हैं बल F है, F न्यूटन है, ये कह दिया। अब ये कहते हैं यदि आवेशों का परिमाण दोगुना एवं उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा, या यूं कहते हैं बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कैसी भी लैंग्वेज दी जा सकती है। अब इसमें देखो इस तरह की क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये नहीं है कि ये आ ही जाएगा या कूलाम के नियम है, ऐसा कोई नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात जो इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये बात पूरे के पूरे किताब में सभी में, राजस्थान बोर्ड के 17 चैप्टर और एनसीईआरटी के 15 चैप्टर, सबके अंदर ये बात एज इट इज अप्लाई होगी, और उनके भी प्रत्येक टॉपिक के अंदर ये बात अप्लाई होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ये बता देगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। अभी तो अपने पढ़ ही रहे हैं तो यहीं से सिंपल सी बात है, लेकिन पूरे जब सिलेबस कवर हो जाए बीच में से फिर हम जब मॉडल पेपर वगैरह पढ़ते हैं तब हमें देखना पड़ता है कि कौन से पार्ट का ये क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो ये लैंग्वेज देख के पहले तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से संबंधित है। पूछा दो आवेशों के मध्य बल, तो यानी दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लगता है और कोई बल नहीं लगता, तो उसके अनुसार अपने फॉर्मूला लगा देंगे। बल F है, तो आप पहली कंडीशन तो आपको क्या करना है, जिस फॉर्मूले से संबंधित वो टॉपिक जो क्वेश्चन दे रखा है वो फॉर्मूला एज इट इज आप लिख दो। क्या है, K(Q1Q2/R²। ध्यान से समझना इस बात को, ये सभी में हम पढ़ेंगे और बाद में 2-4 चैप्टर करने के बाद में तो हम इसको करना भी बंद कर देंगे, फिर हम हर बार इसे डिस्कस नहीं करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन होते भी हैं, तो वो अंडरस्टूड रहे, 2-4 चैप्टर में प्रैक्टिस कर लेंगे।
अब आपको क्या कहा गया है कि यदि इनके बीच परिमाणों का परिमाण दुगना और बीच की दूरी को आधा कर दे। परिमाण दुगना का मतलब जो वैल्यू पहले दो आवेश है Q1 है Q2 है, दुगना कर दे Q1 को दुगना कर दिया, डबल कर दिया, ये ऐसा कुछ दिया जाएगा सभी के अंदर, ऐसे ही कुछ दिया जाएगा। Q1 को डबल कर देंगे 2Q1 और Q2 को डबल कर देंगे 2Q2, तो और बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो R/2। जब इसके जो कंपोनेंट्स है, जो वैल्यूज है इसकी वो चेंज हो रही है इसके, तो रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो उस रिजल्ट को हम F डैश F1 F2 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा। अब क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, Q1 को तो करना है 2Q1 और Q2 को करना है 2Q2 और R को करना है R/2। अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर और फिर अपने को देखना है कि रिजल्ट चेंज, जब वैल्यू चेंज करें तो डेफिनेट रिजल्ट चेंज होगा ही होगा। तो यहां से अपने मान लेते हैं, माना बल क्या हो गया, अब F डैश है, तो अब रख दें K, इसकी जगह रख दें 2Q1, इसकी जगह रख दें 2Q2 और इसकी जगह रख दें R/2 का स्क्वायर। सोल्व कर ले इसे, याद है K 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, Q1 इंटू Q2 याद आएगा R स्क्वायर और भाग में 4 आएगा, वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहां से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लास्ट में ये सेम बात है कि लास्ट में सभी में क्या होगा, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट ली है वो की वो इक्वेशन फर्स्ट आपको वापस मिल जाएगी, यानी कोई डिजिट मल्टीप्लाई में आ जाएगी, कुछ भी आ सकती है, वो डिजिट आ गई यहाँ 16 मल्टीप्लाई में, बाकी वैल्यू आ गई जो इक्वेशन फर्स्ट में Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन दिस इक्वेशन, देन F डैश इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय F। दिस इज अ फाइनल आंसर एंड चेंज क्या हुआ है, F डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ इनिशियल फोर्स दैट इज F, यानी जो स्टार्टिंग में जो फोर्स लिया, बल लिया हमने F है, उसका कितना गुणा है, 16 गुणा हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट में क्या लिखना है कि इस माध्यम में रखने के बाद में इतना, परिवर्तन जो दे रखा है, परिवर्तन के बाद में बल का मान पहले की तुलना में 16 गुना हो जाएगा। अब जैसे यूं दे दे कि आवेश का आधा कर दिया, इसको 3/2 कर दिया, जितना कह दे उतने टाइम्स क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आधा कर दिया तो Q1/2 हो जाएगा। इसको कहते हैं कि दूरी 3/2 टाइम्स कर दे तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा भी क्वेश्चन। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के अंदर अप्लाई हो जाता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में दे भी रखे और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये कॉमन बात है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं कि महत्वपूर्ण है, इस मेथड की बात कर रहा हूँ। ये मेथड बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जरूर इससे संबंधित अपने को कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। तो ये तो इसकी सामान्य बात। नेक्स्ट आगे अब इसके एक दो क्वेश्चन जितने भी हम कर पाते हैं उतने सोल्व करते हैं। बाकी आपकी बुक्स के अंदर सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये राजस्थान बोर्ड सब के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप उनको जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे संबंधित 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो जरूर होगा डेफिनेटली, उनको आप जरूर साथ साथ सोल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद में आगे एक ऑप्शन आएगा तो बेल आइकन जरूर दबा दें। उसमें ऑप्शन आता है ऑल, तो ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपको जितने भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी वैसे आप तक वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। और साथ में और भी बच्चों तक ये जो है इसका लिंक आप जरूर भेज दें या उनको बता दें किसी भी माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये सूचना मिल जाए और वो थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, जितना भी सीख सकते हैं, या जितना भी मैं बता सकता हूँ कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की। फिर भी सबका जो मेथड होता है, टीचिंग मेथड अलग अलग हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत भी आए जो ज़्यादा नहीं समझ पाए, या मैं उनको ज़्यादा नहीं समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं 10-20% 40% इस क्लास का जो बेनिफिट है वो जरूर मिलेगा। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों तक ये सूचना जरूर पहुँचाए, क्योंकि आजकल जो मोबाइल का टाइम है तो लगभग सब लोगों के पास पहुंच चुकी है मोबाइल। तो ये जो 1.5 GB डाटा हमें टाइम वेस्ट के लिए दे दिया है हमारे पास, उसका हम टाइम यूज में इसको कन्वर्ट कर लें और कुछ सीख लें, तो हमें आगे भविष्य में इसका फायदा मिलेगा। आगे सोल्व करते हैं अपने कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अभी बुक के क्वेश्चन ही अपने
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो उनको अपने ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए थोड़ा इनिशियल जहाँ नॉर्मल कुछ कंसेप्ट यूज करने हैं या कुछ कंफ्यूजन वाला मैटर हो सकता है वहां तक हम क्लियर कर लेते हैं। कैलकुलेशन कोशिश आप करना, कैलकुलेशन अपने खुद कर लें आप। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। वैसे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, ये भी एग्जांपल है 1.5। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 माइनस 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने कम इलेक्ट्रॉन हैं? तो हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं। इलेक्ट्रॉन बताने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले इसके लिए हमें आवेश निकालना पड़ेगा। आवेश निकाल लेंगे तो Q बराबर m से इसको सोल्व कर देंगे। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन ये लिख देता हूँ, बुक से अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें 1.5 डिटेल से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आपको क्या दे रखे हैं? दो आवेश दे रखे हैं, दो आवेश का मान दोनों का समान है और वो मान है 3.7। सॉरी, दो आवेशों के मध्य बल दे रखे हैं, दो आवेशों के मध्य बल 3.7 गुणा 10 की पावर -9 न्यूटन है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं? प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? कितने इलेक्ट्रॉन कम है ये हमें बताना है। इसके लिए आपको बल दे दिया और दो धन आवेश दे दिए, दोनों समान प्रकृति के हैं और उनमें हमें आवेश बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कितनी है। तो बड़े इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। एफ का मान दे रखा है, जहां पर भी पहले यूनिट चेंज करेंगे नो बताएगी, पहले वो करेंगे। न्यूटन में दे रखा है, न्यूटन में किया एज इट इज। दूरी दे रखी है आपको, आर का मान दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। 5 का मतलब आपको बताया था मैंने, अभी आज ही लिखा, में ये लिखा हुआ है कि 10 की पावर -10 मीटर होता है इसका, ये यूज हो जाती है ये बातें। अब आपको ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्या फॉर्मूला है जो आवेशों से संबंधित है? Q बराबर n। बल दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है, दो आवेश बता रखे हैं, तो इसका मतलब कूलॉम का नियम लगेगा। तो K बराबर क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरी बात इसके अंदर क्या यूज हो रही है, यहाँ Q1 और Q2 क्या है? दोनों Q1 बराबर क्या है? Q2 है, जिसको Q लिख दे सेम ही, दोनों समान आवेश है तो दोनों की जगह एक ही लिख दे। Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है। तो ये बराबर है, ये बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो अब अपने को किसका मान, ये मान रख दे यहाँ, क्या देगा? K Q1 Q2, Q स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर। अपने को Q का मान निकालना है तो इसको एक तरफ रखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K का मान पता है, मैं लिख चुके हम, बार बार यूज करेंगे, याद हो जाएगा। वैसे भी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। अब ये वैल्यू रख के Q का मान आएगा। Q का मान जब आ जाएगा तो Q बराबर m से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब आप इसे आगे खुद सोल्व कर लें, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो थोड़ा कम समय में ज्यादा पढ़ ले, ताकि वैसे भी वीडियो क्या खूब लंबी हो जाती है तो हमें थोड़ा इसको कन्वर्ट करने में, अपलोडिंग में बहुत ज्यादा समस्या आती है, इसलिए थोड़ा कम समय में इसका यूज कर लें। क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम करेंगे, जिसको दिक्कत रहे वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो फिर उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। फिर कल अपने नए टॉपिक्स का जो आगे का पार्ट है वो सोल्व करेंगे। तो यहाँ से मान रख देता हूं मैं, बाकी आप इसे सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद करें। और R की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर दें, डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका वर्क करेंगे तो 5 का 25 और स्क्वायर करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर -10 है तो -20 हो जाएगी। K का मान कितना है? 9 गुणा 10 की पावर 9। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो किसका मान आएगा? Q स्क्वायर का मान आएगा।
तो Q का मान निकालना है, तो उसके बाद जो इसका आंसर है उसका क्या करना है, अंडर रूट करना है, उतने कूलम आवेश आ जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, Q बराबर NE, साथ साथ आप इसे नोट कर लेंगे। अब आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जहां पर भी ऐसी कैलकुलेशन आएगी वो हम उसको सोल्व करके गुणा भाग करके हम उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो जहां इतनी टिपिकल जो कैलकुलेशन हो जाती है वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल वैल्यू दी जाती है जो कैंसिल आउट हो जाती है। क्योंकि बोर्ड जो है वो ये आपकी कंसेप्ट चेक करना चाहता है, आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है, और ये कभी चेक नहीं करना चाहता कि आपको गुणा भाग आते हैं या नहीं आते। क्योंकि जब आप 12th में है तो ये मान के चलते हैं कि गुणा भाग तो हम कर सकते हैं। इसलिए ये इस तरह की जो ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन भी आती है वो केवल प्रैक्टिस के लिए और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्वेश्चन जो है वो बुक्स में दिए जाते हैं। तो उनका आप सॉल्यूशन जरूर करें, ये नहीं कि उनको छोड़ दें, सॉल्व उनको जरूर करें, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन पावर जो है वो आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उससे आपको सोल्व करते समय जब आप और क्वेश्चन सोल्व करोगे तो टाइम बहुत ही कम समय लगेगा। यहाँ हम कैलकुलेशन को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसलिए इसको आप खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। एक क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं, काफी बातें आ जाएगी इसके अंदर। इसको मैं मिटाता हूं पहले। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर बात करेंगे इसकी। ये भी एग्जाम्पल 1.8 न्यूमेरिकल करने की आदत डाल लें भी, क्योंकि 25% पार्ट जो है बोर्ड एग्जाम का वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। कम से कम आप ये मान के चलिए 12 से 14 नंबर के बीच में न्यूमेरिकल लगभग डाल दिए जाते हैं। कभी कभार पेपर सेट करने पर है 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी किए जा सकते हैं, ये केवल अपने एक आइडिया लेते हैं। लगभग हर साल इतने ही जो मार्क्स के क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं एग्जाम में। तो आप ये ना बिल्कुल भी ये मत सोचते हो, खासकर बायोलॉजी के बच्चे की कैलकुलेशन ज्यादा है, इसको छोड़ दे, थ्योरेटिकल मैटर पढ़ लें। तो फिजिक्स में कोई थ्योरेटिकल मैटर आने वाला नहीं है, सारे डेरिवेशन पार्ट रहेगा, वो भी कैलकुलेशन से संबंधित ही है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे शुरू से साथ साथ फोकस करना शुरू करते हैं, 2-3 चैप्टर में हैबिट हो जाएगी, तो वैसे ही आपका फ्लो बढ़ जाएगा जिसे आप शुरू करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि हम शुरुआत कैसी करते हैं, उसी के अनुसार ही हमारा अंत जो है वो रहेगा। इसलिए शुरुआत थोड़ा हार्ड वर्क के साथ करोगे, कैलकुलेशन के साथ, तो जो बोर्ड क्लास का जो अंत है रिजल्ट के साथ वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। आगे सोल्व करते हैं। 2 छोटे बिंदु आवेशों के गोले के द्रव्यमान 200 ग्राम है, यानी दोनों में कितना ग्राम है, 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से कुचालक धागों की सहायता से 40 सेंटीमीटर लंबाई द्वारा लटकाए गए हैं। एक ही बिंदु से, शॉर्ट में लिखता हूं इसको, एक ही बिंदु से धागे से, अंडरस्टूड अभी कुचालक है ये लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप देख लेना बाद में। बिंदु से धागे से 40 सेंटीमीटर के धागे से, ऐसे लिख देता हूं, के धागे से लटकाए गए हैं। दोनों समान आवेशित हैं, एक बात ये दे रखी है, दोनों समान आवेशित है, ये महत्वपूर्ण है, तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश कितना है? दोनों समान आवेशित हैं, साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो थोड़े काफी घुमा फिरा के राजस्थान बोर्ड में ज्यादातर सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, खासकर न्यूमेरिकल पार्ट।
इस बार थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, इस बार पिछले 5-7 सालों में सबसे मुश्किल पेपर जो है वो इसी बार आया था राजस्थान बोर्ड में। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं काफी घुमा फिरा के, जिनके अंदर 11th का नॉलेज भी जोड़ा रहता है, वो भी काम आता है, और कुछ और बातें, यानी केवल ये नहीं सीधा फॉर्मूला लगा दिया, उसमें वैल्यू पुट कर दिया, गुणा भाग कर दिया, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ही कम आते हैं। अब इसके अंदर देखो बहुत सी बातें यूज होंगी। जो सिचुएशन है वो पहले अपने इसको ड्रॉ कर ले या अपने इसको समझ ले माइंड में, और फिर अपने इसको सोल्व करें। अपने क्या दे रखे हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश, जिनका दोनों का ही द्रव्यमान, कोई गोलाकार संरचना, कोई मेटेलिक हो सकता है, ये धातु के गोले मान सकते हैं अपने इसको, जो जिनका वेट कितना है, दोनों का ही बराबर है, 200-200 ग्राम है दोनों का, और दोनों को एक ही बिंदु से, यानी एक ही बिंदु से यहीं से बांध के दोनों को लटका दिया। अब दोनों को एक ही जगह लटकाएंगे और दोनों समान आवेशित है, तो दोनों में नीचे आने के बाद क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। धागे की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। जब ये बैलेंस की साम्यावस्था की स्थिति में जब ये प्रतिकर्षण बल लगा देते हैं तो चुंबक की तरह इनके बीच में भी कुछ दूरी क्रिएट हो जाएगी। वो दूरी कितनी है, साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर है। अब अपने को बताना है आवेश कैसे ज्ञात करें। तो Q1 Q2 अपॉन R² निकाले, तो R की दूरी अपने को जैसे मान लो दे दी, तो Q1 Q2 के मान कैसे निकालें, बल का मान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, अपने को वहां मैकेनिज्म देखना पड़ेगा किस प्रकार का लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर पढ़ा इसका डायग्राम, ये कोई एक पार्ट है जहां से इन दोनों धागों को बांधकर लटकाया गया। यहां से एक मान लेते हैं, एक तो ये Q1 आवेश वाला गोला ये हो गया, ये Q2 आवेश वाला गोला हो गया, दोनों पर ही आवेश बराबर है, ये बात अपने को क्वेश्चन ने कह रखी है। तो Q1 और Q2 दोनों ही समान आवेशित है। अभी ये कहते भी कोई, ये कहते भी इनके बीच के तो आकर्षण लगे तो ये तो दूर जाएंगे नहीं, क्यों, इसीलिए अपने को क्या दे रखा है कि दोनों समान आवेशित है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इनके बीच की दूरी भी दे रखी है। ये दूरी है 40 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है यहाँ की, ये दूरी दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, ये दे रखे हैं। अब अपने को इसको सोल्व करना है, और अपने पास यहाँ कुछ भी नहीं है, एक इनका द्रव्यमान है। सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है अपने को, मास दे रखा है 200 ग्राम, और दूरी दे रखी है, R का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और इनकी लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। किसकी, धागे की लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो वहां एंगल पे डिपेंड हो जाती है बात, और जब एंगल पे बात डिपेंड हो जाती है तो हमेशा उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ बातें वो देखनी पड़ती है। यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या देखनी पड़ती है कि अगर लटकाने वाली नौबत आई, किसी भी पार्टिकल के लिए दे दिया, तो सिंपल सी बात है कि जब कोई पार्टिकल ऐसे लटकाया गया है तो उस पर उसका वेट जो है वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है। ये 11वीं में आती है बातें डिटेल से। कोई भी वस्तु जो है उसका भार हमेशा mg जो है वो नीचे की ओर कार्य करता है, और भार एक बल होता है, तो बल जो है F = ma होता है। एक ही जगह गुरुत्वाकर्षण के अधीन बल लगता है नीचे की ओर, ग्रेविटी जो लगती है वो एक्सीलरेशन A = g होता है, त्वरण। इसलिए F बराबर लिख देता हूं मैं, बराबर ma होता है, तो A की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ये 11वीं क्लास की बात है, 11वीं में आ चुकी है, तो आप इनका ध्यान रखिए। अब देखो इसके अंदर, यहाँ इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो लगेगा F। मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी। बल लगेगा इसका नीचे की ओर। इस पर जब इधर जैसे कोई धागे को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया, अब उसको हम दूर खींच रहे, दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, जहां से बंधा है वहां से उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। वो खिंचाव को फिजिक्स की लैंग्वेज में टेंशन बोलते हैं। टेंशन माइंड वाली टेंशन नहीं, वो भी टेंशन होती है, वो भी तनाव होता है। यहाँ ये डोरी में जो तनाव उत्पन्न होगा, लास्ट में और ज्यादा दूर लेते जाए तो क्या हो जाएगा, तनाव इतना ज्यादा, खिंचाव इतना ज्यादा, टेंशन फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो वहां से डोरी ब्रेक कर देगी, टूट जाएगी वो। तो यहाँ से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज T। दिस इज एंगल थीटा। हम इसको थीटा में डिवाइड कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी, ये भी F है, इस पे भी टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, T लग रहा है। यहाँ पर भी वही सेम एंगल है थीटा, क्योंकि सेम लेंथ है, सेम मास है, सेम पार्टिकल है, सेम फोर्स है, सेम डायरेक्शन है, सेम अपवर्ड डायरेक्शन है, तो एंगल भी सेम होगा। दूसरी बात, अब इस ट्रायंगल को लिए यहाँ से इसको दो भागों में डिवाइड कर दें इसको सोल्व करने के लिए, तो यहाँ से देखें तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इधर से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसको बीच में लंब डाल दें। ऐसा ये थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे डायरेक्शन है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये एन या जेड आकर के बनने वाला कोण है, क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं शायद तक,
ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे, इसलिए ये भी थीटा और ये भी थीटा, इधर से ये भी और इधर से ये भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये थीटा एंगल पे हो गया, तो इसका यहां से दो कंपोनेंट हो गए टेंशन फोर्स के, जिसके साथ एंगल बढ़ता है, बात ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, जिसके साथ एंगल बढ़ रहे हैं जिस एक्सिस के साथ, वो हमेशा क्षैतिज घटक होता है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑलवेज, उसको कोस से लिखते हैं। तो यहां से ये जो पार्ट है ये इसका हो जाएगा टी कोस थीटा, और जिसके ठीक वर्टिकल, अब इसका ठीक वर्टिकल 90 डिग्री तो इधर भी हो जाएगा, लेकिन अब लोग क्या लेना है, कंपोनेंट किसके किए, हमने इस एक्सिस के कंपोनेंट किए हैं जो इसके साथ एंगल बढ़ा रहे हैं। तो ये मिड में जो होता है वो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, तो उसके दोनों का मतलब वो वैल्यू बीच में रहनी चाहिए। अगर हम इधर ले लेंगे तो ये वैल्यू बीच में कैसे रहेगी, एंगल थीटा तो किसी और के साथ बन रहा है, 90 किसी और के साथ बन रहा है, तो उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने को बात करनी है। तो ये बात आप ध्यान भी रखें इस बात का कि यहाँ पर ये क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बन गया, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया क्या, टी साइन थीटा। अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, ये भी दोनों सेम आवेश है, दोनों या तो प्लस है दोनों माइनस है, तो क्या करेंगे, प्रत्यक्ष लगाएंगे। अब इस पे देखें तो ये इसको किधर बल लगा रहा है, कल हमने बात की थी सदिश रूप में कि ये जो आवेशित गोला है वो क्या करेगा, प्रत्यक्ष लगाएगा, तो प्रत्यक्ष लगाने के लिए दूसरे गोले को क्या करेगा, दूर भेजेगा तो उसकी डायरेक्शन उस तरफ हो गई, तो इसमें बल की जो डायरेक्शन है वो किधर लगेगी, इधर लगेगी। एक बात तो ये, इतनी बात तो ये तो है इसका मैकेनिज्म। चलो मैं पानी पी लेता हूँ फिर करेंगे आगे बात। अब इसको सोल्व करते हैं। अब अपने को आवेश तक पहुंचना कैसे है, तो जब कंपोनेंट हो गए तो सबसे पहली बात कंपोनेंट का हम यूज भी करने वाले हैं। दो अपोजिट कंपोनेंट है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां से एक इक्वेशन आएगी F इज इक्वल टू टी साइन थीटा, दूसरी इक्वेशन आएगी F इज इक्वल टू टी कोस थीटा। यहाँ F का मतलब mg है और यहाँ F का मतलब कूलाम प्रतिकर्षण बल है, ये बात ध्यान रखना। दोनों F एक जैसे केवल एबीसी में ही है, एबीसीडी जो अल्फाबेट लेते हैं उसी के अंदर है, यहाँ दोनों F का मतलब अलग अलग है, चाहे तो आप इसको सीधा mg लिख ले कंफ्यूजन रहे तो कूलाम प्रतिकर्षण बल कहते हैं इसे। प्रतिकर्षण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों आवेश समान प्रकृति के, इसलिए प्रतिकर्षण बल ले रहे हैं, रिपल्सन फोर्स काम करेगा यहाँ। तो यहाँ इस F का मतलब है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना। यहाँ चाहो तो मैं आप लिख देता हूँ k, ऊपर लिखने की जगह कम है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वो फोर्स लगेगा। यहाँ F का मतलब वेट ऑफ पार्टिकल दैट इज डाउनवर्ड टू द अर्थ, दैट इज F इज इक्वल टू mg, ये रहेगा इसकी वैल्यू। अब इसको सोल्व करते हैं बाय डायग्राम। क्या आएगा, mg इज इक्वल टू टी कोस थीटा, mg इज इक्वल टू टी कोस थीटा। इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अपने को q1 q2 अपॉन r स्क्वायर तक पहुंचना है, आवेश तक पहुंचना है, उसके बाद में जब पहुंचेंगे रिलेशन इक्वेशन आ जाएगी फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन तक पहुंचने के लिए काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही वैल्यू सोल्व हो सकती है भी। अब अपने पास m बराबर, देखो हम क्यों यूज कर रही है, सारी इतनी समस्याएं क्यों क्रिएट हो रही है, ये क्योंकि अपने पास ये तो दे दिया दोनों बराबर है, ठीक है, बल का मान नहीं दे रखा, तो अब एक चीज ज्ञात कर सकते हैं, क्यों ज्ञात तब कर सकते हैं जब F का मान होता, तब इतना करने की जरूरत नहीं थी, वो है नहीं, इसलिए अपने को ये करना ही पड़ेगा सारा काम। अब इसको आगे बात करते हैं अपने। दूसरी इक्वेशन अपने यहां से लिख लेते हैं, टी साइन थीटा लिख देता हूं इधर, टी साइन थीटा। अब यहाँ टी साइन थीटा का मतलब क्या है, F का मतलब, यहाँ F का मतलब क्या है, यहाँ F का मतलब है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और k q1 q2 दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ q1 बराबर भी q है और q2 बराबर भी q है। चाहो तो पहले q लिख दे आप इस बात को, तो k q इंटू q स्क्वायर हो जाएगा। r का मतलब क्या है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, r का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहां पर देखें तो ये जो पार्ट है कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसको जब हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, यहां से लंब डाल दिया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है, वो तो है r, ठीक है। और
बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। आर जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर क्यों लिखा है इसको, आर की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 20 नहीं है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वो मान हम रख देंगे, इसको एक बार रख दें, आर स्क्वायर ही रख देते हैं इस बार, एक बार ऐसा कैसे रख देते हैं, तो ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ इसमें के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करें, इस दो में एक आप टीवी तो नहीं है, टीवी नई वैल्यू आ गई, तो जो नहीं है अपने उसको कोशिश करें, उसको हटाना ही पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 2 में 1 का डिवाइड कर दें तो t से t कट जाएगा, साइन बटे cos tan हो जाएगा, और उससे अपने फिर आगे देखेंगे। तो डिवाइडेड 2 बाय 1 कर दें तो ये आ जाएगा t sin थीटा, LHS में LHS का डिवाइड करें अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। तो t से t कैंसिल आउट हो गया, यहां लिख देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू mg। अब अपने को वैल्यू निकालनी है q की, q की वैल्यू निकालने के लिए q को एक तरफ रखें, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएं, सिंपल मेथड। तो अपने q स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई r स्क्वायर mg डिवाइडेड बाय k। q की वैल्यू आएगी तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। अब देखो सारी वैल्यू अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है। r का मान अपने रख देंगे 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल 100 का भाग दे देंगे, ऊपर चला जाएगा, इसको लिख देंगे। m की वैल्यू मास दे रखा है 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे, सारी वैल्यू लिखता हूं मैं अभी। और g का मान 9.8 होता है अभी, 9.8। तो आप कैलकुलेशन में करते समय ऐसे क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन आती है, तो वहां आप 9.8 की जगह नियर अबाउट इक्वल टू 10 लिख सकते हो, लेकिन आप ब्रैकेट में ये बात लिख दो कि हमने 9.8 की जगह क्या यूज कर लिया, 10 यूज कर लिया, g इज इक्वल टू नियर अबाउट 10, वो पुट कर दे। लेकिन अब बात रही tan थीटा, ये कहां से आए, तो अपने इस त्रिभुज से ले लें, ये बात कर ले a है, ये बात कर ले b पॉइंट है, और ये बात कर ले c पॉइंट है। तो ABC जो पॉइंट है, इसके अंदर क्या करें, त्रिभुज ले ले, थीटा बराबर थीटा दे रखे हैं, तो इसके अनुसार tan थीटा देंगे तो लंब बटे आधा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री बन रहा है इधर, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, और ये तीसरी बची आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अब तो है अपने पास, ये इतना आधा निकाल लेंगे, इसका आधा 4 का आधा कितना हो जाएगा, ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये तो आ गया। लेकिन ये वैल्यू नहीं है अब अपने को, इसकी कैलकुलेशन करो पहले। तो इससे बेटर क्या करें, हम इसको कन्वर्ट कर लें। दूसरी बात कि यहां क्या है, 40 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा लेंथ है, 2 सेंटीमीटर बहुत कम है, तो ये एंगल भी बहुत छोटा है, यानी बहुत दूर हो गया ये, और बिल्कुल इतना पास में ही है, तो एंगल क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। और एंगल जब छोटे होते हैं यहाँ थीटा अल्फ हो, तो ध्यान रखना आप ये बात, ऑप्टिक्स में हम इसका यूज करेंगे। तो tan थीटा इज नियर अबाउट इक्वल टू sin थीटा, इसको लिख सकते हैं, इनके रिजल्ट जो ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए tan थीटा की sin थीटा हमने क्यों लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर अपने पास ये वैल्यू होती तो हमने डायरेक्ट भी ले लेते, और ये वैल्यू भी निकल सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ाना है, कोई फायदा नहीं है। अगर शॉर्ट मेथड है तो अपने उसका यूज करेंगे। तो यहाँ sin थीटा की वैल्यू लें, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻², और करंट की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है, 40 इंटू 10⁻², ये कैसे आउट हो गया, 40/2 करेंगे, 2/40, तो ये हो गया 1/20, तो ये तो आ गया sin थीटा की वैल्यू, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ और वैल्यूज रखें, तो ये टेन थीटा का बात ध्यान रखना है। टेन थीटा की जगह अपने क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज थीटा इज अ वेरी स्मॉल, देन टेन थीटा कैन बी रिटन एज अ साइन थीटा, ठीक है। एंड साइन थीटा इज अ परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज अ 2 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज अ 40 सेंटीमीटर, एंड डिवाइडेड बाय 2/40 and convert this in a meter, then 2 into 10 raised to power minus 2 meter upon 40 into 10 raised to power minus 2 meter, then 2/40 is equal to 1/20। ये तो अपने पास आ गई साइन थीटा। आर एम जी सब वैल्यू है अपने पास, सब पुट कर दें। यूनिट सिस्टम का जरूर ध्यान रखें भी, एम केस का हमने लिखा नहीं है, अभी लिख देता हूं मैं। यूनिट सिस्टम का आप जरूर ध्यान रखें। एम बराबर कितना दे रखा है, 200 ग्राम, ग्राम दे रखा है। तो एम केस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, किलोग्राम में होनी चाहिए। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किसका डिवाइड करते हैं, 1000 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनको हमेशा क्या करो, पॉइंट्स, कोशिश करो कि पॉइंट्स में नहीं लिखना पड़े, बाकी सबका अपना अपना मेथड रहता है, जैसे भी आपको इजी लगे कर सकते हैं। 2 0 कैंसिल आउट करके, बाकी मैं इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ कि पावर्स जो है पावर्स में रखें, 10 की पावर्स में। तो 10 की पावर्स में रखेंगे तो सोल्व करना इजी हो जाएगा, बल्कि पॉइंट्स में, क्योंकि फिर अपने सोल्व करते समय पॉइंट हटाते हैं, फिर डिवाइड में 0 लगाते हैं वगैरह। तो आप 10 की पावर कितनी भी हो, जैसे यहाँ 1 है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी -1, तो इसको लिखते हैं 2 into 10 raised to power -1 किलोग्राम। डिस्टेंस भी जानो बताया, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है तो 2/100 करेंगे, तो इसको भी आप लिखो 2 into 10 raised to power -2 मीटर, अगर मैं बताती है तो, ठीक है। अब आपने पास जी की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, मात्र आप जरूर ध्यान रखो, जो भी ध्यान नहीं प्रैक्टिस करूंगी। और m का मान लिख लिया अपन ने। r की जो वैल्यू है वो कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज 4 सेंटीमीटर, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। ये आप अब सारी वैल्यू रख दो। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट दे देता हूं, देन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड तक होगी, इक्वेशन थर्ड दे दे से पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन थर्ड। देन q स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू सबसे पहले रखिए 1/20, r स्क्वायर की वैल्यू रखिए, स्क्वायर में साथ साथ ही कर रहा हूं, r स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 10 raised to power -4, m की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -1 एंड g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय k 19 into 10 raised to power 9। अब आप चाहें तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं भी, क्योंकि इनके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं। और कितने टाइम में होगी सर ये 52, बस अभी खत्म कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, इसके अंदर गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 2 और 10 20 सोल्व भी करना है भी, आप कुछ भी कर सकते हैं इसे। और बाकी पावर्स को सोल्व कर ले, कितना बचा है ऊपर 16/9 और 10 raised to power -5 हो जाएगी ऊपर, 10 raised to power 10 9 जो नीचे ऊपर जाएगी तो प्लस ये माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 10 raised to power -5 मल्टीप्लाई बाय -9, देन 16/9 मल्टीप्लाई 10 raised to power -14, ये आ गया q स्क्वायर। ऐसे में देखो इसको डिवाइड नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये q स्क्वायर है, q निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो q इज इक्वल टू इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये जाएगा 3 और इसका आधा कर देंगे, पावर आधी हो जाती है अंडर रूट में, तो ये आ जाएगी 10 raised to power -7 कूलम। अब आप इसे 1.33 आ जाएगा इसका आंसर। आज इतना ही करेंगे। न्यूमेरिकल्स कोशिश जितना भी हमने हो पाया उतने कर लिए। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद को ज्यादा करनी है, क्योंकि अपने सोल्व करने लग जाए तो चाहे अपने 10 दिन तक इनको सोल्व कर दे रहेंगे, कितने भी न्यूमेरिकल तो अच्छा बैठा रहे कितने भी कर लें, इसलिए आप इनको खुद सोल्व कर लें। जो भी दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ें, ये जो हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं इसका यूज करें और इसको साथ साथ सोल्व जरूर करें और नोट्स बढ़ा लें, ताकि आपको प्रैक्टिस में और रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सभी बच्चों को और सभी जो गाँव में बैठे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी संसाधनों की कमी रहती है, उनको भी ये लाभ मिल सके और वो इससे पढ़कर कुछ फायदा ले सके। बाकी कल की क्लास में कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।